नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन्वायरमेंटल साइंस के लेक्चर 5 में हम आज यूनिट फर्स्ट में जो भी टॉपिक बचा है, जैसे कि स्टुअर्डशिप ऑफ लैंड, वेंडल बेरी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका डिस्कशन करेंगे। हम डिस्कशन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको इन्वायरमेंटल साइंस से या CUET टेस्ट के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, जो भी डाउट्स हैं, वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम श्योर उसका आंसर करेंगे। और आपको कोई भी परेशानी होती है इस टेस्ट को लेके, एग्ज़ाम को लेके, सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी बताएं इसके बारे में, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके, हम और भी सब्जेक्ट्स पे और भी टॉपिक पे अच्छे से वीडियो बनाएं और आपकी हेल्प करें। हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें ये यूनिट 2 की 2 लेक्चर बाकी हैं, एक तरह से 2 टॉपिक बाकी हैं। उनमें से एक है कि स्टुअर्डशिप ऑफ लैंड, वेंडल बेरी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद ये यूनिट 1 फिनिश हो जाएगी, फिर अगली यूनिट पे हम चलेंगे। स्टुअर्डशिप ऑफ लैंड क्या होती है, इसका डिस्कशन करते हैं। तो इसमें ये है कि बेसिकली जो ह्यूमन है, पर्सन है, उसका, जैसे कि आपकी ज़मीन, तो आपकी ज़मीन का आपके अ, से रिलेशन क्या है। आप जैसे अब खेती की भी ज़मीन होती है, कहीं आपने घर बनाने के लिए ज़मीन ले रखा है, कई तरह की ज़मीन हो सकती है। बट उस ज़मीन का आपसे क्या रिलेशन है, ठीक है, वो एक्चुअली में स्टुअर्डशिप एक तरह से होता है, ठीक है। तो अगर इसको ब्रॉड सेंस में देखा जाए कि मतलब एक्चुअली में होता क्या है स्टुअर्डशिप में, ये किस तरह का कंसेप्ट है लैंड स्टुअर्डशिप जो है, तो इसमें क्या है कि जो कहता है कि रिकॉग्निशन ऑफ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटेन द क्वालिटी एंड अबंडेंस ऑफ आवर लैंड, एयर वाटर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एयर वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, एंड टू मैनेज नेचुरल कैपिटल इन ए वे डेट कंजर्व ऑल ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। ये कह रहा है कि बेसिकली लैंड स्टुअर्डशिप में हम उस चीज़ को रिकॉग्निशन देते हैं, हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जिससे कि हमारी लैंड की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी लैंड के क्वालिटी को प्रिजर्व करने की, और जो भी अबंडेंस में है, वो एयर वाटर और बायोडाइवर्सिटी उस लैंड पे, उसको प्रिजर्व करने की। और जो नेचुरल कैपिटल है, लैंड एक्चुअली में क्या है, नेचर के द्वारा ही तो प्रोवाइड की गई है हमें। हम धरती माने, एक तरह से अगर अर्थ को मदर की संज्ञा दें हम, तो जो लैंड है, ये उसी का पार्ट है, ठीक है, नेचर का ही पार्ट है। तो उस लैंड को प्रिजर्व करना, उसकी क्वालिटी को बनाए रखना, और एयर वाटर और बायोडाइवर्सिटी को साथ में बनाए रखना, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही लैंड स्टुअर्डशिप बताता है, ठीक है। और लैंड स्टुअर्डशिप एक तरह से कंजर्वेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये केवल लैंड, अब चूंकि लैंड से सब कुछ जुड़ा हुआ है, देखिए, वाटर, लैंड, एयर, ये सब 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी लाइफ को सस्टेन करने की। अर्थ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अर्थ पे लैंड से हमको बहुत चीज़ें मिलती हैं, जिससे कि हम सस्टेन करते हैं। जैसे कि हमारा फूड डायरेक्टली अर्थ से ही आता है, ठीक है, चाहे वो प्लांट के से हो, चाहे वो जो भी है एनिमल से हो। और एनिमल और प्लांट भी अपना जो फूड है, वो अर्थ से ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसीलिए लैंड को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, उसकी क्वालिटी को मैनेज करना, साथ साथ बायोडाइवर्सिटीज़ को मैनेज करना। और एक चीज़ और है कि हमारी जो लैंड है, जैसे कि आपके माँ बाप से आपको लैंड या ज़मीन प्राप्त होगी, या और आपके माँ बाप को जो उनके माँ बाप रहे होंगे, उनसे कुछ लैंड ज़मीन प्राप्त हुई होगी, ठीक है। तो जो ये धरती है, लैंड है, ज़मीन है, ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको उसको प्रिजर्व करके रखना है, उसकी क्वालिटी को बनाए रखना है, ताकि हम आगे वाली अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को उसको उसी क्वालिटी में दे सकें, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ये लैंड स्टुअर्डशिप के अंदर आती हैं। ये पूरा जो जो अभी डिस्कशन मैंने किया, ये इसी को ही एक तरह से लैंड स्टुअर्डशिप कहते हैं, ठीक है। अब जो इसका मोटिव है ना, इसका मोटिव है, ये दो है कि एक तो दो है, एक तो सेल्फिश है, एक तो अल्ट्रुइस्टिक है। सेल्फिश इन द सेंस, सेल्फिश क्यों है लैंड स्टुअर्डशिप
क्योंकि देखिए आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन से आपको क्या क्या मिलता है, जो भी प्रोड्यूस होता है आपकी ज़मीन से, ठीक है, लकड़ी भी मिलती है और भी चीज़ें मिलती हैं। और अल्ट्रुस्टिक क्योंकि क्योंकि जो निगबर है ना, स्टूवर्ड है हमारा, वो लैंड को कंसर्न होता है उसके सॉयल, वाटर, एयर, बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अब चूंकि आप अपनी लैंड पे जो चीज़ उगा रहे हो, चाहे कोई खेती कर रहे हो, चाहे उस पे लकड़ी ही उगा रहे हो, जो फल फ्रूट्स उगा रहे हो या फ्लावर्स उगा रहे हो, तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस ज़मीन को, उसकी सॉइल को, उसमें जो पानी जा रहा है उसके अराउंड जो एयर है, उसकी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को बनाए रख सकते हो। तो एक तरह से अब ये सब चीज़ें करोगे तो इससे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ आपका पर्सनल फ़ायदा ये होगा कि आप उस ज़मीन से फल, फ्लावर्स या फ्रूट्स, आपकी जो डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट है खाने पीने की, वो आपको उससे मिलेंगी, ठीक है। सो इसीलिए इसको अल्ट्रुस्टिक एंड सेल्फिश बोला गया है, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैंने जैसे बताया कि आपको आपको जमीन तो आपके माँ बाप से मिली होगी, या उनको आपके माँ बाप को उनके माँ बाप से मिली होगी, इसीलिए आपको ये जमीन जो है आगे पास करनी होती है। यू वांट टू यू वांट द लैंड टू बी देयर फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन, ठीक है। तो इसीलिए लैंड इफेक्टिव लैंड स्टुअर्डशिप क्या होती है कि हेल्प करती है मेंटेन करने में, रिस्टोर करने में फंक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, लैंड, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जो लैंड स्टुअर्डशिप है वो क्या करती है, किस में हेल्प करती है हमको मैनेज करने में, मेंटेन करने में, क्या क्या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके फंक्शन को, जैसे कि एयर, लैंड, वाटर और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो चूंकि हम अर्थ पे ही रिलाई करते हैं, इसीलिए उसकी गुड सर्विसेज और उसी पे हम डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब एज ए लैंड ओनर, सपोज आपकी ज़मीन है, एज ए लैंड ओनर आपका क्या प्रायोरिटी होगी, आपकी यही प्रायोरिटी होगी ना कि आप उस ज़मीन को आप अपने लिए इंजॉय करें, जो भी आप उस ज़मीन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आने वाली जनरेशन्स को आप उसको एज इट इज उस ज़मीन को प्रोवाइड दे सकें, ताकि आने वाली जनरेशन भी उसी तरह से यूज़ कर सके, ठीक है। तो चूंकि लैंड स्टुअर्डशिप एक्चुअली में इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुई लैंड स्टुअर्डशिप की, ये देखते हैं। तो लैंड स्टुअर्डशिप की ओरिजिन, जो कि एक एल्डो लियोपोल्ड थे, वो अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने एक टर्म दिया था लैंड एथिक। लैंड एथिक का मतलब हो गया, एथिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई चीज सही से करना, ठीक है, डू द राइट थिंग, यानी कि आप कोई काम सही से कर रहे हो तो वो एथिक है, एथिक है। इसीलिए इसका मतलब हो गया, अगर लैंड एथिक को बात होगी तो जमीन को सही, उसकी क्वालिटी को सही बनाए रखने के लिए आप उस जमीन के साथ जो सही बिहेवियर करते हो ना, वो लैंड एथिक में आता है। और इस ये जो टर्म है किसने दिया था, लियोपोल्ड ने दिया था, ठीक है। तो अब लियोपोल्ड ने दिया था सर्वप्रथम, यहीं से जो है हमारा लैंड स्टुअर्डशिप का कंसेप्ट डेवलप होता है, आता है हमारे पास, ठीक है। तो अब जब बेंडेल बेरी की बात करते हैं, जो कि हमारे कोर्स में दिया हुआ है, बेंडेल बेरी कौन थे, एक पोएट थे, ठीक है, इजिएस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या, अब इनको एक तरह से फोरमोस्ट कंटेम्पररी स्पोक्स पर्सन माना जाता है स्टुअर्डशिप ऑफ लैंड का, यानी कि इनको एक तरह से ये बहुत बड़े मतलब कि इनका योगदान जो है लैंड स्टुअर्डशिप के डेवलपमेंट में, कंसेप्ट बनाने में, प्रचार करने में बहुत ज़्यादा था, इसीलिए ये फेमस हुए और इसीलिए हमारे सिलेबस में भी दिया गया, तो उससे इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने कुछ किताबें लिखी, इन्होंने इनके कुछ कंसेप्ट हैं, आप उसको जान लीजिए। तो ये इनकी जो किताब है बैंडेल बेरी की, जिसमें वो लिखते हैं लैंड और उसकी नेसेसिटी क्या है स्टुअर्डशिप की, वो तो सबसे एक प्रसिद्ध बुक है फार्मिंग हैंड बुक, 1970 में इन्होंने लिखी थी। और दूसरी बुक है द अनसेटिंग ऑफ अमेरिका, 1977। एंड तीसरी बुक है द गिफ्ट ऑफ गुड लैंड, 1981 में। अब देखिए इन्होंने ये केवल किताब ही लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, वो भी लैंड से रिलेटेड ही किताब लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक तो फार्मिंग हैंडबुक हो गई, दूसरी हो गई द अनसेटिंग ऑफ अमेरिका हो गई, 1977 में आई थी। और एक तीसरी हो गई, क्या हो गई, द गिफ्ट ऑफ गुड लैंड, क्या हो गई, गिफ्ट ऑफ गुड लैंड, ठीक है, गिफ्ट ऑफ गुड लैंड हो गई। और फिर आगे 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 वाली क्या हो गई, होम, क्या हो गई, होम
इकोनॉमिक्स, क्या हो गई, होम इकोनॉमिक्स 1987 में आई थी। तो ये बेंडल बेरी की ये कुछ किताबें हैं, आप इसको याद कर लीजिए, हो सकता है कि पूछ दे, ठीक है। उन्होंने जो भी लैंड स्टूवर्डशिप के बारे में लिखा है ना, और जो भी लैंड स्टूवर्डशिप के कंसेप्ट है यहीं से लिए गए हैं, ठीक है। तो अब जो बेंडल बेरी थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि फाइंड्स अ मैंडेट फॉर गुड स्टूवर्डशिप इन रिलीजन एंड ट्रेडिशन, जैसे कि जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी में जो बताया गया, इन्होंने अपना कुछ कंसेप्ट यहाँ से लिया है, ठीक है। और बताया है कि यहाँ पे भी लैंड स्टूवर्डशिप का कंसेप्ट पाया गया है, ठीक है। अब लेकिन वो कहते हैं कि जो लैंड स्टूवर्डशिप है वो केवल डिवाइन इंटरवेंशन आने के रिलीजन पे, गॉड के भरोसे नहीं छोड़नी है। इवन उन्होंने कहा है कि न कि केवल फार्मर्स के भरोसे ही छोड़नी है, बल्कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल की ये जिम्मेदारी है कि वो लैंड स्टूवर्डशिप के कंसेप्ट को फॉलो करे, प्रिंसिपल को फॉलो करे, और लैंड की क्वालिटी को प्रिजर्व करे अपने लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। अब वो आगे कहते हैं कि ही से दैट when we lose the skill to use land properly we lose stewardship। अब अगर हम लैंड को प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पाएंगे तो आप सोचिए कि हमारे पास ज़मीन रहते हुए भी हर चीज़ की कमी पड़ जाएगी। हमको जो डेली नीड्स की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जो ज़मीन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हमको क्वालिटी, हमको आइडिया नहीं कि क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, उसकी कमी होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या, वेंडल वेरी। अब इसी चीज को उन्होंने लैंड स्टूवर्डशिप से वेंडल वेरी ने 7 लैंड स्टूवर्डशिप के 7 रूल्स दिए थे, ठीक है, 7 इंपॉर्टेंट रूल दिए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कितने रूल दिए थे, 7 इंपॉर्टेंट रूल दिए थे, जिसको क्या कहते हैं, लिविंग राइट कहते हैं। उस 7 रूल को क्या कहते हैं, लिविंग राइट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे तो वो जो 7 रूल हैं उनको देखते हैं एक एक करके कि वो रूल्स क्या कहते हैं। पहला रूल्स है कि यूजिंग लैंड विल लीड टू द ruin ऑफ द लैंड अनलेस इट इज प्रॉपरली केयर फॉर। आप जमीन को यूज कर रहे हो, तो लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली केयर नहीं करोगे तो वो र्यून हो जाएगी आपके यूज करने के कारण। जैसे कि सपोज करिए कि एक खेत है जिसमें आप खेती करते हैं, लेकिन उसकी केयर नहीं करते हैं, उसमें प्रॉपर जो खाद है, पानी है, वो चाहिए, आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे जमीन क्या होगी, बंजर हो जाएगी। यही कह रहे हैं कि वो जमीन ruin हो जाएगी। विल लैंड विल लूज, वी यूजिंग लैंड विल लीड टू ruin ऑफ द लैंड अनलेस इट इज प्रॉपरली केयर फॉर, ठीक है। अब आगे बोलते हैं, आगे दूसरा रूल क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ पीपल डू नॉट नो द लैंड इंटीमेटली दे कैन नॉट केयर फॉर इट। ये कहते हैं कि अगर हम जो जमीन है, लैंड है, उसको प्रॉपरली जानेंगे नहीं ना, इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्रीकल्चर को अगर सही से, कि कहीं हर जगह जमीन एक ही चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। यूएस की जमीन है, हो सकता है कि वो ज्यादा गेहूं पैदा कर सके, या इंडिया की जमीन है वो ज्यादा धान पैदा कर सके। जैसे जहां बारिश हो रही है वहां पे क्या फसल उगानी है, या जहां पहाड़ है वहां पे कौन सा फल उगाना है, या किस एरिया में कौन सी फसल लेनी है, फल उगाना है या फसल लेनी है या फ्लावर उगाना है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि हमको उस जमीन के बारे में जानना पड़ेगा कि उस जमीन की ऐसी क्या क्वालिटी है कि उसमें कौन सा फल फ्लावर या अनाज पैदा हो सकता है, ठीक है। वीट्स हो गया, राइस हो गया, जो भी है, जूट हो गया, जो भी पैदा करना है। जैसे कि अब राजस्थान की मिट्टी है, वहां पे तो भाई धान तो हो नहीं सकता क्योंकि पानी की कमी है। हाँ, तो आप वहां पे धान उगाने लगोगे तो हालत तो खराब हो जाएगी आपकी। हाँ, तो ये चीज है। तो दूसरा प्रिंसिपल इसके बारे में बताता है। तीसरा प्रिंसिपल क्या बताता है, तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि मोटिवेशन टू केयर फॉर लैंड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय जनरल प्रिंसिपल और बाय इंसेंटिव दैट आर मियरली इकोनॉमिक। कहते हैं कि आपको, जैसे कि आप अपनी जमीन की केयर करते हैं ना, उसका मोटिवेशन, जो उसका भाव है केयर करने का, वो कहाँ से आता है, वो केवल इकोनॉमिकली नहीं हो सकता। केवल मनी जो है, पैसा जो है, आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता कि आप अपनी जमीन को केयर कर सके। आप उससे जब इमोशनली जुड़ेंगे, आप समझेंगे कि ये जमीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, तभी आप उस जमीन को
क्या करेंगे, सेव करेंगे, कंजर्व करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उसकी क्वालिटी को सही करेंगे। ठीक है, तो ये उनका तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है। चौथा प्रिंसिपल क्या कहता है? चौथा प्रिंसिपल कहता है कि मोटिवेशन टू केयर फॉर लैंड टू लिव विद इट स्टेम फ्रॉम एन इंटरेस्ट इन दैट लैंड डायरेक्ट डिपेंडेबल एंड परमानेंट। वो कहते हैं कि जो मोटिवेशन है किसी अपनी ज़मीन को क्या प्रिजर्व करने की, उसके साथ रहने की, वो जो उसका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से आता है? वो डायरेक्ट होता है, आप उस पर डिपेंडेबल होते हैं और परमानेंट होता है। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी होता है। ज़मीन के साथ आपका जुड़ाव और उसकी केयर आपका परमानेंट होता है, डिपेंड होता है आप पे। और क्या होता है? डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है। फिर पांचवा प्रिंसिपल क्या कहता है कि मोटिवेशन टू केयर फॉर लैंड स्टेम फ्रॉम द एक्सेप्शन दैट पीपल विल स्पेंड देयर इंटायर लाइफ on the land and even more so they if they expect their children and grandchildren to also spend their entire life on the same land। ये कहते हैं कि भाई आप जैसे कि आप का जन्म कहीं हुआ, आपकी वहाँ पे ज़मीन है, आपके बाबा या का भी, आपके दादा का या आपके पिताजी भी अगर वहाँ पे रहे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है उस ज़मीन के साथ, उस जगह पे जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, तो ये इमोशन आप में डेवलप होता है कि मैं भी वहीं पे रहूं, उसी ज़मीन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं और उसके साथ अच्छे से रहूं, उसको प्रिजर्व करूं और अपने बच्चों को उसी ज़मीन को ट्रांसफ़र करूं। ठीक है, पांचवा प्रिंसिपल ये कहता है। अब आगे का प्रिंसिपल क्या कहता है? आगे का प्रिंसिपल कहता है कि द एबिलिटी टू लिव केयरफुली ऑन लैंड। ठीक है, एबिलिटी टू लिव केयरफुली ऑन लैंड इज लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल क्या है? ओइंग टू मच एक्रेज डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ अटेंशन नीडेड टू केयर फॉर लैंड। ठीक है, एबिलिटी टू लिव केयरफुली ऑन लैंड इज लिमिटेड। इसका मतलब है कि जैसे कि आपकी मान लीजिए कि हजारों, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, हजारों, आप कई किलोमीटर में ज़मीन फैली हुई है, उसकी केयर देखभाल करना, या कोई व्यक्ति के पास बस एक समझ लीजिए कि जो स्कूल है, छोटा सा स्कूल है या स्टेडियम है, उसका हाफ ही है या एक चौथाई ज़मीन है, तो वो आदमी अपनी ज़मीन की कम केयर करेगा, और जो ज़्यादा केयर कर सकता है और उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। और जिसके पास बहुत ज़मीन है, जाहिर सी बात है, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती है ना आपके पास, तो उसकी केयर कम हो जाती है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में, प्रिंसिपल में यही बताया गया है। ठीक है, अब आगे का प्रिंसिपल क्या है कि अ नेशन विल डिस्ट्रॉय its land therefore itself if it does not foster rural household community that maintain people on the land as outlined in the first six principle। ठीक है, कह रहा है कि अगर जो ऊपर 6 प्रिंसिपल बताए गए हैं ना, अगर नेशंस, कोई भी राष्ट्र उसको प्रमोट नहीं करता है, अपने लोगों को बताता नहीं है, उसके लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो राष्ट्र की जो कम्युनिटी है जो उस लैंड पे रह रही है, उसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। और क्या होगा? वो रूरल हाउस होल्ड जो कम्युनिटी है, वो उसकी लैंड जो है बिखर जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, नेशन विल डिस्ट्रॉय इज लैंड। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये 7 प्रिंसिपल हैं इंपॉर्टेंट, किसके? वेंडल बेरी के। आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है, दे देगा कि इसमें से कौन सा एक प्रिंसिपल दे देगा, चारों ऑप्शन में से कह देगा कि एक ये बताइए कि जो वेंडल बेरी का लैंड स्टुअर्डशिप ऑफ लैंड का प्रिंसिपल है, उसमें से इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, या जो कितने प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो आपको इसको प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो हम, मैंने समझा दिया, बाकी कोई भी दिक्कत हो रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंड स्टुअर्डशिप के बारे में देखते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। आखिर में लैंड स्टुअर्डशिप है जो वो बनती कैसे है, वो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो लैंड स्टुअर्डशिप जो है, गुड लैंड स्टुअर्डशिप जो है, क्या करती है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रिक्वायर होता है उसके निर्माण के लिए। ठीक है, और वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या करते हैं? क्रिएट हेल्दी इकोसिस्टम एंड इंश्योर दे केयर फॉर। ठीक है, इसीलिए लैंड स्टुअर्डशिप का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम देखेंगे वो क्या क्या होते हैं। ये एक्चुअली में 3 होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, और आपको ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है कि हेल्दी सॉइल, आपकी सॉइल हेल्दी होनी चाहिए, आपकी जो मिट्टी है हेल्दी होनी चाहिए। क्लीन वाटर एंड एयर, और जो वाटर और एयर है उस जमीन को मिल रही है, सॉइल को मिल रही है, और क्लीन होनी चाहिए। और अगली क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उसके आसपास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होनी चाहिए। जब मैं पिछले लेक्चर में डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होना चाहिए कि उसके आसपास हर तरह की डाइवर्सिटी होनी चाहिए, चाहे जीव जंतुओं की हो
या फिर पेड़ पौधों की हो, वो डाइवर्सिटी मेंटेन होनी चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय होने से आपको बचाना पड़ेगा। वही आप अच्छी लैंड स्टुअर्डशिप का निर्माण कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं कि हेल्दी सॉइल, ये क्या कहता है कि फाउंडेशन ऑफ आवर प्लांट वेदर दे आर लोकेटेड इन नेचुरल कम्युनिटी, ट्री फॉर्म, और हाँ सही बात है, अगर हेल्दी सॉइल है तो जो हमारी ट्री होगी, जो हमारे जो क्रॉप हम पैदा करना चाहते हैं उस मिट्टी में, जमीन में, वो अच्छी होंगी। और आगे क्या कहता है कि क्लीन वाटर एंड एयर नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म, जो उस जमीन पे चाहे इंसान ही रह रहा है, चाहे पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े या जो भी हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, जीव जंतु होंगे, उसके लिए एयर और वाटर क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्या है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो बात कर रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो बात कर रहा है, कह रहा है कि वैरायटी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which has been threatened over the past 500 year ago, as many organisms have become extinct, ठीक है, द ह्यूमन एक्टिविटी से। अब क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई है, कम होती जा रही, क्योंकि मनुष्य जो है पेड़ पौधों जीव जंतुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहा है, दोहन कर रहा है, तो आवश्यकता से अधिक दोहन कर रहा है, उसके कारण जो है जीव जंतु लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे डाइवर्सिटी जो है कम होती जा रही है, और वो हमारी लैंड को की क्वालिटी को डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करना है। ये हमारी 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, पहला हेल्दी सॉयल, दूसरा क्लीन वाटर एंड एयर, तीसरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अब एक टॉपिक हो गया है यहाँ पे, ये स्टुअर्डशिप ऑफ लैंड। अब आगे एक है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स को आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि जो धरती है वो एक लिमिटेड मात्रा में प्रोड्यूस कर सकती, जैसे कि आपकी भी एक एबिलिटी है ना, हर इंसान की एक एबिलिटी है कि वो एक लिमिट तक ही काम कर सकता है। ठीक है, उसके आगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, रबड़ है, उसको एक लिमिट तक ही आप फैला सकते हैं, फिर उसके बाद तो वो टूट जाएगा। उसी तरह से जो धरती की प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, अब इंसान उसको दोहन करता है, जैसे कोयला है या तेल है या जो पेट्रोल या डीजल इसमें मिलता है, उसकी वो लिमिटेड मात्रा में है। तो अब लेकिन उसका दोहन इतना कर दिया जाए कि वो खत्म हो जाएगा, तो फिर कैसे एनर्जी की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सो अब उससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, पॉल्यूशन होगा तो वो बहुत तरह से इफेक्ट करेगा। ठीक है, वो ह्यूमन लाइफ पे भी, इन्वायरमेंट पे भी, वो इवन किस पे, जीव जंतुओं पे, पेड़ पौधों पे, धरती पे भी इफेक्ट करेगा। इससे ये भी हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जो कि पूरी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर दे, और उसमें ह्यूमन जो रेस है, मानव प्रजाति है, वो भी नष्ट हो जाए। ठीक है, तो जो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि आप की जो नीड है, बेसिक एकदम इंपॉर्टेंट नीड है, बेसिक नीड है, उसको पूरा कर सकें, और इतना बचा के रखें कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, आपके बच्चे ये लोग, वो भी अपनी नीड को पूरा कर सकें। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया कहाँ से, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, इसको देखते हैं। इसका कंसेप्ट कहाँ से पैदा होता है, ये देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया इंग्लैंड में, यूएस, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इंडस्ट्री लगानी शुरू की। अब वो इंडस्ट्री शुरू में तो लोगों को फ़ायदा किया, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के ये हुआ कि पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ें हुई, तो अब एक तरह से डेंजर क्रिएट होने लगा। जो डेंजर क्रिएट होने लगा, उसके कारण जो है 1987 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट रिलीज होती है। वो रिपोर्ट क्या कहती है, वो रिपोर्ट कहती है कि आवर कॉमन फ्यूचर जो है ना, हमारा जो कॉमन फ्यूचर है वो क्या है, वो कॉमन फ्यूचर क्या है हमारा, जो हमारा कॉमन फ्यूचर है वो एक रिपोर्ट देता है। ठीक है, कॉमन फ्यूचर, एक रिपोर्ट आती है कॉमन फ्यूचर की। ठीक है, क्या आती है, कॉमन फ्यूचर की एक रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट क्या कहती है, और वो जो रिपोर्ट होती है ना, देखिए, एक मिनट, सॉरी, जो रिपोर्ट होती है 1987 में एक कॉन्फ्रेंस होती है। 1987 में कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है। तो उसकी एक रिपोर्ट निकलती है, आवर कॉमन फ्यूचर, उसको एक नाम और दिया गया है कि बर्ट लैंड रिपोर्ट। ठीक है, बर्ट
प्लान रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ही एक्चुअली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनीशन दी हुई है। अब आपको एक बात और बता दें, ये है डिफिनीशन, ये एग्जैक्टली इसी तरह से पूछ देगा। अब दे देगा क्वेश्चन व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नीचे 4 ऑप्शन देगा, ये डिफिनीशन एग्जैक्टली दे देगा। तो इसको आपको रिमेंबर करना है, ठीक है, याद करना है। तो 1987 में जो वो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट आती है वो अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से होती है। ये पूछ सकता है कि वो रिपोर्ट का क्या नाम है, कॉमन फ्यूचर या बर्टलैंड रिपोर्ट। और या ये भी पूछ सकता है कि जो ए डिफिनीशन है ना, ये कहाँ पे है, किस रिपोर्ट में है। तो ये भी रिपोर्ट दे सकता है, इसका भी नाम दे सकता है, ये दोनों नाम दे सकता है। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिपोर्ट के अनुसार डिफिनीशन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। ये क्या कहती है कि जो हमारी नीड है, जैसे प्रेजेंट की जो नीड है लोगों की, ह्यूमन की जो नीड है, उस नीड को हम पूरा कर सकें किसके, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। जो कि फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनकी, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, उनको कंप्रोमाइज़ के बिना हम अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकें। इसका मतलब ये कि हम अपनी ज़रूरतें भी पूरा करें और हम अपनी ज़रूरतें ऐसे पूरा करें कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के कारण जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो हमको ये बैलेंस बना के चलना है कि हमको अपनी भी ज़रूरतें पूरा करनी है, ह्यूमन नीड्स को, इस अर्थ से, मदर अर्थ से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो मदर अर्थ हमें प्रोवाइड करा रही है, ह्यूमन इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करा रहा है, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है आने वाली, वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, अब एक्चुअली में इसके अंदर ना दो कंसेप्ट आता है, दो कंसेप्ट आता है। पहला कंसेप्ट क्या कहता है, नीड का कंसेप्ट होता है। नीड के कंसेप्ट में एक्चुअली में सबसे ज़्यादा ना पुअर को फोकस किया गया है। जाहिर सी बात है, जिनके पास बहुत पैसे हैं ना, पैसे हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनको अपनी नीड्स पूरा करने में, और वो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इतना सेव करके जाएंगे कि उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्टीमेट दिक्कत किसको होगी, पुअर लोगों को, जो भी गरीब लोग हैं। ठीक है, जो कि ओवरराइडिंग प्रायोरिटी शुड बी गिवन। तो यही कह रहा है इन्होंने, जो यूनाइटेड नेशंस था, तो ये एक कंक्लूजन पे आया कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट है जो पुअर की नीड है ना फ्यूचर में, हमको उनको सेव करना है, हमको उस नीड को पूरा करना है, इसीलिए उस पर काम करना है। अब आगे दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि लिमिटेशन, आइडिया ऑफ लिमिटेशन। जैसे मैंने बताया कि अर्थ की प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, तो इम्पोज बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनवायरमेंट एबिलिटी टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, वो इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री को बढ़ाया जा रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारी जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स है, बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, जो जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आप दिनों दिन देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ठंडक भी बढ़ती जा रही है, हर चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं। अब जैसे कि जो समुद्र के किनारे देश हैं, ठीक है, अब जो अंटार्कटिका का या आर्कटिक का बर्फ पिघलेगा तो समुद्र का जो लेवल है बढ़ेगा। तो अब क्या होंगे, उस जो समुद्र के किनारे देश हैं उनको डूबने का खतरा होगा। तो भाई ये किसकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अब तो ये दो कंसेप्ट वहां से निकल के आते हैं कि आइडिया ऑफ लिमिटेशन, और दूसरा है कि कंसेप्ट ऑफ नीड। ठीक है, ये है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोर क्या है कि बैलेंस करना है डिफरेंट एंड कंपीटिंग नीड्स अगेंस्ट अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक लिमिटेशन वी फेस एज ए सोसाइटी। क्या करना, हमको जो भी सोसाइटी में जो भी नीड्स है हमारी, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, या जो भी हैं, उसको हमको बैलेंस करके चलना है, ताकि हम अपना भी नीड को पूरा कर सकें, प्रेजेंट जनरेशन में जो प्रेजेंट की नीड है, और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उस नीड को पूरा कर सके। ठीक है, तो अब जो कुछ थिंकर्स हुए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें से दो चीज़ें मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्या है, गैरेट हार्डिन की एक है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, उन्होंने 1968 में लिखा था।
ये पूछ सकता है कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किसने लिखा, तो गैरेट हार्डी ने। और दूसरा क्या है, क्लब ऑफ रोम, ये इन्होंने क्या लिखा है, लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट लिखी है, ठीक है। क्लब ऑफ, अब ये पूछ देगा कि ग्रोथ है, लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट किसने लिखी है, तो क्लब ऑफ रोम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये दो जो मैंने येलो कलर से कर रखे हैं, ये आप ये इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक्चुअली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब डिफाइंड हुआ तो ये कुछ फिक्स किया गया, यूनाइटेड नेशंस ने फिक्स किया कि हमको इसको अचीव करना है, ठीक है। अपनी तो उसको उसमें क्या क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल गोल कहते हैं। एक्चुअली में क्या है, कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल हैं। कितने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 हैं। ये डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये जान लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये क्या है, ब्लू प्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ये सभी के लिए मोर सस्टेनेबल फ्यूचर को अचीव करने के लिए इंटरलिंक ग्लोबल गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको कि ग्लोबल गोल कहते हैं। और उनके कितने नंबर में, उनकी संख्या क्या है, 17 है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 हैं, ठीक है। SDG भी कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में SDG भी कहते हैं। क्या कहते हैं, SDG भी कहते हैं इनको, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, SDG स्मॉल एस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म दे देगा, कहेगा कि SDG का क्या मतलब है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अब इसका मिशन स्टेटमेंट है, एक मिशन स्टेटमेंट क्या कहता है कि अ ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल पीपल बाई एंड द वर्ल्ड बाई 2030। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब तक है, 2030 तक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो डिफाइन किया गया है 17 यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ये कितना है, कब तक के लिए, 2030 के लिए है, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, मिशन स्टेटमेंट भी आपके ऑप्शन में पूछ सकता है, ठीक है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब सेटअप किया गया था, 2015 में, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। अब ये कब तक अचीव करने का टारगेट है, 2030 तक। तो क्वेश्चन आ सकता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने होते हैं, 17 होते हैं, ठीक है। कब इसको सेटअप किया गया था, 2015 में। और किसने किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और ये कब तक अचीव करना है, इनको कब तक अचीव करना है, 2030 तक। कब तक अचीव करना है, कब तक अचीव करना है, 2030 तक, 2030 तक करना है, ठीक है। अब इस उसने वहां पे क्या हुआ कि UNG, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया, उसको कहते हैं 2030 एजेंडा, या उसको जनरली बोलते हैं एजेंडा 2030। यही एजेंडा 2030 एक्चुअली में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसको 2030 तक अचीव करना है। अब चूंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो, वो पोस्ट डेवलपमेंट एजेंडा है, किसके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एक आया था 2015 के पहले ना, एक क्या आया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था, जो कि 8 था, 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या था, 8 नंबर में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। वो 2015 के पहले तक था। और वो कब आया था, 2002 में आया था। ये यूनाइटेड नेशंस ने 2002 में उसको अडॉप्ट किया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को, ठीक है, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को कब अडॉप्ट किया था, 2002 में अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो वो कितने नंबर में है, 8 नंबर में है, ठीक है। अब वो कब खत्म हो गए, 2015 में। अब जब 2015 में खत्म हो गए ना, 2015 में जब ये खत्म होते हैं, उसी समय ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यूनाइटेड नेशंस अडॉप्ट करता है, ठीक है। उसी समय यूनाइटेड नेशंस जो है अडॉप्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी पूछ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले कौन से गोल था, तो वो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। और वो कितने थे नंबर में, 8 नंबर में थे, ठीक है। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की कहानी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था, तो जो 2002 में अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और वो 8 नंबर में थे।
कुल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने थे? 8 थे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 थे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे ये कौन कौन से हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये 17 नंबर में थे, 17 बताया था मैंने। तो 17 में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कि नो पावर्टी, सबसे पहला है नो पावर्टी। दूसरा है जीरो हंगर। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। चौथा क्या है? चौथा क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा क्या है? जेंडर इक्वेलिटी। छठा क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, सातवां क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। फिर सातवां आठवां क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। फिर नौवां क्या है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर दसवां क्या है? रिड्यूस इनक्वेलिटी है। 11वां क्या है? कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज है। 12वां क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है। कंजप्शन एंड प्रोडक्शन को रिस्पॉन्सिबली कैसे हम कर सकें। ठीक है, अब आगे क्या है? 13वां क्या है? क्लाइमेट एक्शन है। 13वां क्या है? क्लाइमेट एक्शन है। 14वां क्या है? लाइफ बिलो वाटर है। 15वां क्या है? लाइफ ऑन लैंड है। ठीक है, 16वां क्या है? पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, 17वां लास्ट क्या है? पार्टनरशिप एंड फॉर द गोल्स है। ये जो गोल्स बताए गए उनके लिए पार्टनरशिप है, उनको कैसे अचीव किया जाए। कब तक अचीव करने के लिए है ये? 2030 तक है। 2030 तक हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लेना है। ये कब से लागू है? 2015 से है। ठीक है, 2015 के पहले क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। हाँ, तो ये है, ये हो गया आपका यहाँ तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और स्टीवर्डशिप ऑफ लैंड। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हम यूनिट 1 में, उन जो भी टॉपिक थे, मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी टॉपिक छोड़ा होगा। और उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको वो डाउट सॉल्व करेंगे, जरूर सॉल्व। और जो भी मैंने बताया ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी यूनिट 1 में है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने अपने हिसाब से कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, और होप कि यहाँ से अगर आपको, अगर इस यूनिट से आपको कुछ भी आएगा तो मेरे हिसाब से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ठीक है, आप मेरी लेक्चर्स को बस ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ किसी टॉपिक के बारे में, और फिर आप उसको पढ़िए। ठीक है, तो ये रहा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और हो सकता है कि एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आपको बार बार वीडियोस को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा यूनिट 1 आज आपकी पूरी होती है। और जो भी डाउट होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम और मोटिवेट हों, हमको लगे कि और भी वीडियोस हमको बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।